जी, क्या आंसर आ रहा है? 1.25। ठीक है। तो जो हमें कर्व की इक्वेशन गिवन थी उसमें x की जगह हमने 8 पुट किया, 1 + 1/4 हो गया और 1.25 हो गया। सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमें इसको ग्राफ इस पे ड्रॉ करना है। जो पॉइंट्स गिवन है ना, उनको हम इस पे प्लॉट करेंगे और इस पे हम फिर ड्राइंग करेंगे। तो आप ऐसा करें कि मुझे, जी, एक एक करके ना पॉइंट्स बताते जाएं और खुद भी करते जाएं ड्रॉ। तो पहला पॉइंट कौन सा है? 0.5 और 5। तो 0.5 और 5 ये आ गया। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट है 1 पे 3। तो 1 पे 3 ये आ गया। फिर उसके बाद है 2 पे 2। ये हो गया थर्ड वाला पॉइंट। फिर है 3 पे 1.67। 1.67। तो तकरीबन ये यहाँ कहीं होगा। अच्छा, उसके बाद है 4 पे 1.5। अच्छा, ये मैंने गलत कर दिया, 1.67 इधर होगा। ये होगा 1.67 और 4 पे 1.5। ये आ गया 4 पे 1.5। फिर उसके बाद है 5 पे 1.4। 5 पे 1.4। फिर 6 पे 1.33। तो ये आ गया 6 पे 1.33। 7 पे 1.29। 7 पे आ गया 1.29 और 8 पर आ गया 1.25। ये हो गए हमारे पॉइंट्स। अब हमें ये करना है कि एक स्मूथ हैंड कर्व बनाना है। ठीक है। तो आप फर्स्ट पॉइंट से बनाना शुरू कर दें। कर्व। सही है? इस तरह का कर्व आपके पास भी बन जाएगा। जी, सबने बना लिया। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है? द लाइन एल क्रॉसेस द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 + 2/x एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5। अब एक लाइन है जो कि दो पॉइंट्स पे ना हमारे गिवन ग्राफ को कट कर रही है। तो अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक ग्राफ है। ठीक है, इस तरह का कुछ कर्व हमारा बन रहा है। अब उसके दो पॉइंट्स हैं। उन दोनों पॉइंट्स पे एक लाइन जो है ना इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। तो अब ये बताएं कि ये जो दो पॉइंट्स हैं,
इनका हम क्या करेंगे जिन दो पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, और ये इंफॉर्मेशन देने का कि कोई लाइन ग्राफ को किन दो पॉइंट्स पे कट कर रही है और उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बताया, यानी 2 और यहाँ पे 5, इसका हमें क्या फायदा होगा? सर इससे हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं क्योंकि हमारे हाँ पास दो। बिल्कुल सही है। इक्वेशन बनाने के लिए तो हमें दो कंप्लीट पॉइंट्स चाहिए होंगे ना। अगर हम उस लाइन की इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं तो हमें दो कंप्लीट पॉइंट्स चाहिए होंगे। अब ये तो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं सिर्फ, इससे तो तो उसके इक्वेशन नहीं वाई बनेगी होंगे, जी। उस पॉइंट के जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी वही नहीं होंगे। हाँ अब ये बात समझने की है ना, आपने सही कहा। देखें ये जो पॉइंट है ना, जैसे ये वाला पॉइंट है, आ, अब ये वाला जो पॉइंट है ये लाई कर रहा है ग्राफ पे भी, कर्व पे भी, और ये लाई कर रहा है हमारी लाइन पर भी। तो इस पॉइंट का अगर हमें y कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो ये पॉइंट जिस तरह कर्व पे है ये लाइन का भी एक पॉइंट है। अच्छा, आप y कोऑर्डिनेट देखने के दो तरीके हैं, या तो आप ग्राफ पे जाके देख लें, वरना आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि x कोऑर्डिनेट अगर 2 था तो y कोऑर्डिनेट भी कितना था, वो भी 2 था। ठीक है, और इसी तरह आप 5 की वैल्यू देख लें तो 5 पे आपके पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1.4 है। तो 2 2 और 5 1.4 ये दो पॉइंट्स हो गए जिनकी मदद से अब हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 का मतलब क्या हो गया? 1.4 माइनस 2 और 5 माइनस 2, तो आपके पास आ गया माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर फाइनल बनेगा नेगेटिव 0.2। ये लाइन का ग्रेडियंट हो गया। अच्छा, अब आप ये वाली फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। पॉइंट में इसमें 2 2 वाला यूज कर लेता हूँ, माइनस 0.2 टाइम्स x माइनस 2। तो अब इसे सिंप्लीफाई करके ना हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू नेगेटिव 0.2x प्लस 0.4 प्लस 2। तो फाइनल आंसर हम y इज इक्वल टू 2.4 माइनस 0.2x ये लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन एल। सही है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि अ लाइन विद ग्रेडियंट -1/3 crosses the graph of y is equal to 1 plus 2 upon x when x is equal to 1 and x is equal to some value k. By drawing a suitable line on your grid, find k. अब उसी ग्रिड पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। अच्छा, अब लाइन के बारे में दो बातें पता है। एक ये कि उसका ग्रेडियंट हमें डायरेक्टली गिवन है, साथ साथ हमें ये पता है कि वो ग्राफ पे x इज इक्वल टू 1 पे क्रॉस कर रहा है। तो इससे हमें जो पॉइंट मिलेगा 1 कॉमा, अब देखें 1 पे आकर हम दोबारा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखेंगे कि ग्राफ पे क्या है, 3 है। तो लाइन के लिए भी ये पॉइंट इसी तरह होगा, यानी 1,3 पे लाइन ने और कर्व ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। अब आपके पास ग्रेडियंट है और पॉइंट है, वही ऊपर वाली फॉर्म में दोबारा यूज कर रहा हूँ। y माइनस वाई वन यानी 3 -1/3 टाइम्स
x माइनस x1 यानी 1। अच्छा 3 को यहाँ मूव कर दें तो 3y माइनस 9, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लें, ये बन गया। तो 3y प्लस x इज इक्वल टू 10, ये आपकी लाइन की इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस लाइन का एक पॉइंट तो हमें पता है 1,3। अगर हम इसमें मिसाल के तौर पर x की वैल्यू 0 पुट कर लें तो y का आंसर क्या आ जाएगा? y का आंसर फिर आ जाएगा 10/3, जो कि कोई इतना अच्छा आंसर नहीं है। अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करें वो ज्यादा सही रहेगा। x की वैल्यू 4 पुट की अगर हमने यहाँ पर, तो y का आंसर क्या आ जाएगा? 4 को वहां ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दें 6, और 6 को 3 से डिवाइड कर दें तो 2। तो इस लाइन का दूसरा पॉइंट 4,2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें 1,3 तो प्लॉट हुआ हुआ है, दूसरा पॉइंट हमारे पास आया 4,2। तो 4 पे ये जो है ना वैल्यू, मैं इसका वो चेंज कर देता हूँ कलर। हाँ, 4 पे लाइन का y कोऑर्डिनेट 2 है, तो 1,3 से यानी इस पॉइंट से और 4,2 से आपकी लाइन पास होगी। सही हो गया। अब हम ये करते हैं कि इन दोनों पॉइंट से पास करवाकर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो वो शायद कुछ इस तरह की बनेगी। अब आप देखिए कि इसने एक्स एक्सिस को एक तो कर्व को एक तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे कट किया, दूसरा कहाँ कट किया? कर्व को दूसरी दफा कहाँ कट किया? उसमें एक्स की वैल्यू क्या है? 6 है सर। 6 पे। तो इन्होंने कहा था ना कि a line with gradient -1/3 crosses the graph when x is equal to 1 and when x is equal to k। तो अब आपने क्या करना था? बाय ड्राइंग अ सुटेबल लाइन ऑन योर ग्रिड, हमने लाइन ड्रॉ कर दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको k की वैल्यू क्या पता चली? 6 पता चल गई। ठीक है, ये काम ग्राफ से ही होना था, ग्राफ से देख के ही हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। द मास इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ 75 ऑरेंजेस इज मेजर्ड, द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल। तो 160 से 170 के दरमियान, इसी तरह 170 से 180 और 220 तक, यानी 10 का क्लास इंटरवल बनाकर इन्होंने फ्रीक्वेंसी हमें बताती है। अब ये कह रहे हैं कि वन ऑफ दीज ऑरेंजेस इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज अ मास ग्रेटर देन 200। अच्छा, अब देखें टोटल ऑरेंजेस 75 थे, ग्रेटर देन 200 के लिए हमारे पास कितने ऑरेंजेस हैं? 18 है, और प्लस ये वाले 5 हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे? 23/75, यानी जो सूटेबल आइटम्स हैं उनको, फेवरेबल आइटम्स को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे सबको ऐड करके, और डिनोमिनेटर में टोटल लिख देंगे। तो 23/75 उन ऑरेंजेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जिनके मासेस ग्रेटर देन 200 है। अच्छा, नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन मास। मीन मास अब आपको निकालना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? सर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने पास मिड वैल्यू का एक कॉलम बना लें। मिड वैल्यू 160 से 170 की जो क्लास है वो कैसे आती है? एक मैं करके बता रहा हूँ कि आप इन दोनों का एवरेज कर लें। यानी एवरेज कैसे कर लें कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लें। तो आपके पास 160 और 160, ये हो जाएगा 320,
और 330 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 165 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 165 पहली क्लास के लिए होगी। नेक्स्ट के लिए 175, फिर 185, 195, 205 और लास्ट के लिए 215। ये सब की मिड वैल्यूज हो गई। इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा? fx। अब हमें चाहिए fx, यानी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय दिस मिड वैल्यू x। तो 165 को 4 से करेंगे, ठीक है, 175 को 10 से करेंगे, और इसी तरह से बाकियों को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर्स लिखने होंगे। अच्छा, अब हमने fx निकाल लिया, fx को सम कर लिया, ठीक है। अब हम मीन की तरफ आ गए। मीन इज इक्वल टू, मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। तो समेशन fx हमारे पास आ रहा है 14435 डिवाइडेड बाय समेशन f जो कि 75 है। अब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया? 192.5 आ रहे हैं अपने पास। 192.5 ग्राम्स, ये इसका मीन मास है, वो हम यहाँ भी लिख देंगे 192.5। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि ऑन द ग्रिड on the next page draw a cumulative frequency diagram for the mass of the oranges। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक बनाना है ग्राफ। ओके, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना होगा? पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? हम यहाँ पर, वैसे तो उस तरफ बनना चाहिए लेकिन जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे कॉलम बना रहा हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आती है, नेक्स्ट वाली लिखते हुए हम प्रीवियस फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड कर देते हैं। तो 29 हो गया, 29 में 20 ऐड किया 49 और 3 52, 52 में 18 ऐड हो गया 70 और 5 ऐड हो गया 75। तो जो लास्ट आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होती है, जिसका मतलब होता है कि आपने एडिशन सही किया। अच्छा, अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनाएंगे, तो अब वाई एक्सिस पे तो हमारे पास वो होती है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास मासेस होते हैं। तो मासेस में अब हम कौन सा मास लेंगे? हमारे पास क्लासेस बनी हुई है, 160 लेंगे या 170 लेंगे या 165 लेंगे? क्या करना चाहिए? तो होता ये कि जहां पे हमारी क्लास एंड हो रही होती है ना, ये वाले हम पॉइंट्स ले लेंगे, यानी 170, 180, 190, 200, 210 और 220, ठीक है। और फिर इनको प्लॉट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में। तो 170 पे 4 है, 170 और 4। अच्छा, एक काम करते हैं, बार बार वो चेंज करना पड़ेगा, उससे अच्छा है मैं इसको ना उस पर ड्रॉ करता हूँ, दूसरे वाले पे। जी, अब आप आ जाए, और 170 पे हमें प्लॉट करना है 4 को, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये आ गया 170 पे 4। नेक्स्ट 180 पे 14, 11 12 13 14, ये आ गया 14। फिर उसके बाद है
190 पे 29, 190 पर आ गया 29। अच्छा, उसके बाद है 200 पे 52, 200 पे हम आ गए 52 पर। चलिए, इसके बाद है 210 पे 70, 210 70, और 220 पे है 75। क्या आ गया 220 पे 75। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने अब मार्क कर दिए हैं। आखिर में क्या करना होता है, इन सब को मिला के हमें एक कर्व बनाना है, स्मूथ हैंड कर्व। तो इस तरह का ना कुछ कर्व बनेगा आपके पास। ठीक है, ये स्मूथ हैंड कर्व हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। जी, अब किस किस ने बना लिया? सर मैंने बना लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि यूज योर ग्राफ टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द मीडियन। अब आप अपने इसी ग्राफ को यूज करें और मीडियन फाइंड करें। अगर आपके पास 75 की फ्रीक्वेंसी है तो आपको मीडियन उसके कितने परसेंट पे मिलेगा? 50% पे। तो हम 50% ऑफ 75 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आपके पास आएगा 37.5। ठीक है। अच्छा, अब 37.5 में हमें देखना है कि वैल्यू क्या आ रही है। तो 37.5, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 37.5 पे मैं 37.5, सर 190.4 आ तो 190.4 मीडियन आ रहा था। बाकी लोग भी बताएं, आप सबके पास भी यही आ रहा है? तो मीडियन हमारे पास आ रहा है 194 के आसपास। अच्छा, oranges with a mass of more than t grams are labeled class A. 20% of the oranges are labeled class A. Use your graph to find t. अच्छा, अब अगर एक सर्टेन मास से ज्यादा उनका मास होगा ना, तो फिर उनको क्लास ए में हम कैटेगराइज करेंगे। और जो टोटल हमारे पास है ना, उनका 20% वो क्लास ए है। तो अब हमें कितने परसेंट ऑफ द डेटा से ज्यादा ऑरेंजेस को कंसिडर करना होगा? असल में ये हाईएस्ट 20% होंगे ना, तो हम ये करते हैं कि हम 80% ऑफ 75 निकाल लेते हैं, जो कि 80/100 मल्टीप्लाइड बाय 75 हो जाएगा। तो 3 और 4 और 20, तो इसका मतलब है कि आपको 60 पे देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 के अगेंस्ट में कितना मास आ रहा है। जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 के अगेंस्ट में देखें कितना मास आ रहा है। ये हमारे पास आ रहा है
203 ग्राम्स। 203 ग्राम से ज़्यादा के जो ऑरेंजेस होंगे वो क्लास ए में कंसिडर होंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमें पता था कि 20% जो है ना वो क्लास ए में जा रहे हैं, तो हमने 80% ऑफ द डेटा, जो कि कितना बन रहा था, 80% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 75, जिसका आंसर 60 आ रहा था। 60 पे रख के हमने देखा कि हमें अपने ग्राफ से क्या मास मिल रहा है, तो उस मास को फिर हमने कंसिडर किया कि वो ऑरेंजेस जो इस मास से ज़्यादा होंगे वो फिर क्लास ए में कैटेगराइज होंगे। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट पार्ट है, ऑरेंजेस विद द मास ऑफ 178 ग्राम्स और लेस आर यूज्ड टू मेक ऑरेंज जूस। use your graph to find an estimate for the number of oranges that are used to make orange juice. अच्छा, अब हमें 178 ग्राम्स या उससे लेस वाले ऑरेंजेस पता करने हैं। तो 178 के लिए आपके पास लाइन जो है ना वो यहाँ ड्रॉ होगी। चलें खैर, 178 पे कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं आ रहा था। क्या नंबर आ रहा था? तो हमने ये देखा है ग्राफ से कि 178 का जो मास है ना उस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 तकरीबन आ रही है। तो 12 ऑरेंजेस ऐसे होंगे जिनको जूस मेकिंग के लिए जो है ना वो इस क्राइटेरिया के मुताबिक यूज कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म AC 15, BC 14 and angle ACB 27. Calculate AB. सबसे पहले आपको AB कैलकुलेट करना है जी। AB यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा? इसके लिए हम कोसाइन रूल यूज कर लेंगे, ठीक है। और कोसाइन रूल की फॉर्म अगर मैं डायरेक्टली AB के लिए लिखूं तो वो होगी AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC into AC और cos of the included angle between BC and AC। तो इसको मैं लिखूंगा BCA, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये है 14 का स्क्वायर, ये है 15 का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स 14 इंटू 15 और cos 27 डिग्रीज। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे पूरा और इससे हमें AB की लेंथ पता चल जाएगी। वो ज़रा आप वर्कआउट करके मुझे बताएं क्या आ रही है। जी 6.84 सेंटीमीटर्स, 6.84 ये आंसर होना चाहिए। ओके, अब ये कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द प्रिज्म इज P सेंटीमीटर्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 1000 सेंटीमीटर्स क्यूब। कैलकुलेट P। अच्छा, P से ना यहाँ पर मुराद होगी ये वाली लेंथ, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, इसको ये P कह रहे हैं। अच्छा, इस P को फाइंड करने के लिए इन्होंने हमें वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म दे दिया है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म जो होता है या किसी भी 3D शेप का जो वॉल्यूम हो सकता है वो क्या होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, या जिसको ये लेंथ कह रहे हैं, हम इसको फिलहाल हाइट कह देते हैं। अच्छा, अब ये बताएं बेस एरिया हम किसे लेंगे? ये बात हम एक दफा पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस रेक्टेंगल को लेंगे जिस तरह ये अभी प्रिज्म रखा हुआ है, या फिर हम किसी और साइड को उसका बेस एरिया लेंगे? जी, बेस एरिया किसको लेंगे? सर ये जो ट्रायंगल है हाँ, ये जो ट्रायंगुलर फेस है ना इसको हम बेस एरिया लेंगे। तो फिर रेक्टेंगल को क्यों नहीं लेंगे, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि फिर हमें हमारे पास
मैं हाइट जो है ना परपेंडिकुलर वो ढूंढना मुश्किल है। अच्छा देखिए, उसकी वजह ये है कि बेस एरिया ना वो वाला फेस लिया जाता है जो बेस से लेकर टॉप तक सेम रहे। यानी बेस में रेक्टेंगल तो बना हुआ है, लेकिन जब हम ऊपर की तरफ आएंगे और जैसे बी तक पहुंचेंगे तो क्या वहां भी रेक्टेंगल उसी तरह बना हुआ होगा? वो तो ऊपर आके एक तरह से वो क्लोज हो रही है ना फिगर। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? जैसे देखें, अभी एक रेक्टेंगुलर बेस पे ये फिगर रखी हुई है। अगर हम ऊपर की तरफ हाइट की तरफ आएंगे तो वो ऊपर उसी तरह का रेक्टेंगल थोड़ी बना हुआ है। लेकिन जब आप इसको इस तरह से ना ट्रायंगुलर फेस पर रख देंगे, ठीक है, ट्रायंगुलर फेस पर आपने इसको रख दिया, तो अब आप नीचे से ऊपर हाइट तक आएंगे ना तो वो पूरे का पूरा उसी तरह ट्रायंगल ही बनी हुई होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि रेक्टेंगुलर बेस पे अगर आप इसको रखेंगे तो ऊपर तक आते हुए वो पूरी शेप रेक्टेंगल की नहीं होगी बल्कि चेंज हो जाएगी। तो बेस एरिया हमेशा जो है ना वो रखते हैं उस फेस को जो पूरा थ्रू आउट द हाइट जो है ना फिगर फिर चेंज ना हो। अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल का एरिया है ये आपके पास आ जाएगा 1/2 टाइम्स 14 इंटू 15 एंड साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल जो कि 27 है, मल्टीप्लाइड बाय द हाइट पी, और वॉल्यूम इसका हमें गिवन है 1000। तो अब इससे हम पी को वर्कआउट करेंगे, तो अब बताएं पी का क्या आंसर आ रहा है? सर डेसिमल में आंसर है 20.97। उसको हमारे 20.9। प्यारे समीर भाई ने राउंड ऑफ करके 21 कर लिया। हाँ सही कह रहे हैं। तो 21 सेंटीमीटर्स या P इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर्स, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, फजल आपने साइन 27 कितना लिए? मैंने तो पूरा ले लिया। नहीं नहीं, मैंने सर 3 डिजिट लिया था तो मेरे पास 21.09 ऐसा कुछ आता, तो उसे फिर मैंने राउंड ऑफ करके 21 कर दिया था। अच्छा ठीक है। तो वैसे ये 21.1 भी हो सकता था अगर 09 आ रहा था ना। सर नहीं, 09 ही 0 था वो। असल में मेरा कैलकुलेटर एकदम से लो बैटरी शो कर रहा है ना, मैं अभी बताता हूँ। 20.977 आ रहा है। 9 है। ठीक है। सर मैं वैसे मार्किंग स्कीम कहती है कि 21 की दूध से की औकात से बाहर ना निकला जाए। ठीक है, बस सही है, फिर यही आंसर सही है। चलें, पार्ट सी कह रहे हैं कि द प्रिज्म इज टू बी पैक्ड इनटू अ कार्टन, द कार्टन इज अ क्यूबॉइड ऑफ साइज 15 बाय P बाय H, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ H। अच्छा, अब देखें, आपने ना इस प्रिज्म को एक कार्टन के अंदर पैक करना है, और वो जो कार्टन है वो एक क्यूबॉइड की शेप का है। ठीक है, क्यूबॉइड जो है ना वो मैं इस तरह से यहाँ बना देता हूँ। इस तरह से ना एक क्यूबॉइड है। अच्छा, अब ये जो क्यूबॉइड है इसकी ये वाली लेंथ है 15, ताकि वो पूरा प्रिज्म की बेस उसके अंदर आ जाए। ये वाली जो है ये P है, वही P जो आपने अभी फाइंड किया। अच्छा, अब इस कार्टन की ना एक हाइट भी हमें रखनी है, तो ये हाइट यहाँ पर होगी। आपको ये बताना है कि मिनिमम कितनी हाइट हम रखें कि वो जो प्रिज्म है वो इस कार्टन के अंदर पैक हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ज़ाहिर है उसके लिए हमें ना ये पता होना चाहिए कि इस प्रिज्म की हाइट कितनी है। जितनी ये हाइट होगी ना उतना कम से कम हम क्यूबॉइड लेंगे तो ये प्रिज्म उस कार्टन में या क्यूबॉइड में पैक हो जाएगा। और अगर हमने वो हाइट इससे कम रखी तो फिर ज़ाहिर है ये प्रिज्म उसके अंदर फिट नहीं होगा। और हम ज़्यादा रखने को ज़्यादा भी रख सकते हैं,
लेकिन वो पूछ रहे हैं कि मिनिमम या स्मॉलेस्ट वैल्यू बताएं कि जितनी हाइट रखना उस क्यूबॉइड या उस कार्टन की जरूरी होगी। ठीक है, अब ये बताएं कि ये हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारे लिए यूं समझे कि पूरा क्वेश्चन एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की ये हाइट हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? जी, इसके लिए जो है ना सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को यूज कर लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ जाता है बेस 1/2 टाइम्स बेस इंटू हाइट से। ऐसे ही होता है ना। अब देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना वो इसके इक्वल था। ये वाली जो हमने वर्किंग की है ना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो हम वैसे चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 1/2 टाइम्स 14 इंटू 15 इंटू साइन 27। और इसी को हम जो है ना दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बेस के तौर पर ले लें 15 को, यहाँ पे बेस हमारी 15 बनेगी जिसके ऊपर आकर वो हाइट जो है ना टच करेगी। और हाइट को हम h ले लेते हैं, स्मॉल h। तो अब आपको यहाँ से वर्कआउट करके बताना होगा कि हाइट कितनी होगी। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, 14 को साइन 27 से मल्टीप्लाई कर दें और 20 सर मुझे साइन। पूछना था, जी, अगर हम उसको बस एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ट्रीट करके साइन यूज करके निकाल लेते ऑपोजिट, तो वो हो जाता। हो जाता, लेकिन हाँ सही कह रहे हैं। यानी हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल के तौर पे कर सकते हैं जिसमें हाइपोटेन्यूज हमारा 14 हो जाएगा और ऑपोजिट हम निकाल देते हैं। हाँ सही है, ऐसे भी हो सकता है। अभी भी ऐसे ही हुआ है तकरीबन। 14 इंटू साइन 27 हुआ ना। जी तो क्या आंसर आ रहा है इसका? तो ये आ रहा है 13.389। सही है, तो 0.454 हमें लेना चाहिए इसमें ना। तो 0.454 मल्टीप्लाइड बाय 14, ये आपके पास आंसर आ गया 6.356 या 6.36। तो 6.356 सेंटीमीटर्स या 6.36 भी हम कह सकते हैं। ये हाइट है मिनिमम। इतनी हाइट वो रखेगा ना तो फिर ये प्रिज्म उस कार्टन में या क्यूबॉइड में फिट हो जाएगा, वरना वो फिर उसमें फिट नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैट्रिसेस से रिलेटेड है। आपको एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है F और एक G दिया हुआ है। सबसे पहले आपको G-2F फाइंड करना है। तो G-2F का मतलब होगा कि G ये रहा -2 टाइम्स F यानी 4 इंटू -3। तो ये बन जाएगा 1 -5 और 8 और -6। अब आप इसे माइनस करवा लें तो 1 -8 -5 +6। तो आंसर आपके पास आ जाएगा -7 और 1। ठीक है, तो -7 और 1 ये फाइनल आंसर है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि पेट्रा राइट्स
magnitude of f is greater than magnitude of g. Show that Petra is wrong. Magnitude of f की अगर हम बात करेंगे ना तो वो किसके इक्वल आएगा, 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर के, यानी ये आ जाएगा 16 प्लस 9 यानी 25 यानी 5 के। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ जी की अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो आपके पास 1 प्लस 25, तो ये √26 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि √25 जो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आ रहा था, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन √26। √26 का आंसर ग्रेटर आएगा। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि उसकी जो अजम्पशन है ना वो सही नहीं है, यानी √25 इज नॉट ग्रेटर देन √26। पार्ट बी में कह रहे हैं कि ओ ए बी आर पॉइंट्स विद ओ ए ओ बी, दोनों पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है। P इज द पॉइंट ऑन ओ ए सच दैट ओ पी इज 1/3 टाइम्स ओ ए। अच्छा, अब अगर हम ओ पी के लिए बनाएंगे ना तो वो 1/3 ए बन जाएगा, क्योंकि ओ ए के इक्वल है। ओ क्यू आर लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन and Q is the midpoint of PB. Find PB in terms of A and B. जी, PB का मतलब क्या होगा, PB is equal to, अगर हम पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये जो बाद वाला वर्टेक्स होता है ना, इसका पोजीशन वेक्टर पहले आता है और इनिशियल का बाद में आता है, तो ये बनेगा OB माइनस OP। OB का मतलब हो गया B और OP का मतलब हो गया 1/3A। तो इस तरह से ये आपके पास आंसर हो जाएगा B माइनस 1/3 टाइम्स A। सो PB इज इक्वल टू B माइनस A/3। ठीक है, ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए कि AB इज इक्वल टू OB माइनस OA, ये हमने पहले पढ़ा था और इसी को फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट में कह रहे हैं फाइंड OQ इन टर्म्स ऑफ A एंड B, गिव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको OQ चाहिए जी, तो देखें आपके पास OQ जो आएगा वो किस तरह आएगा, अगर हम O से P पे जाएं और P से Q पर आ जाए, सो OQ will be equal to OP plus PQ। देखो, O से P पे गए और P से Q पर आ गए। अब ये जो PQ है ये किसके किसके मिड में है, इन्होंने कहा था ना कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, तो PB का आंसर हमें पता है, तो अब हम इन दोनों को यूज कर लेते हैं। OP का मतलब हो गया 1/3A और PQ का मतलब हो गया 1/2 टाइम्स PB, यानी उसका हाफ, उसका मिड। तो 1/3A प्लस 1/2 टाइम्स B और माइनस A/3, तो ये हो गया 1/3A प्लस 1/2B माइनस 1/6 टाइम्स A। आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1/2 टाइम्स B और एक मिनट, 1/3 और माइनस 1/6 कैल्सियम कर लेते हैं, 6 आएगा, 2 माइनस 1 तो 1/6 आ गया। ठीक है, प्लस 1/6 टाइम्स A, और इसमें से अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल के ये बनेगा 1/2 टाइम्स B प्लस 1/3A। ठीक है, यानी वो जो एक्सप्रेशन आया था ना उसके लिए, बल्कि नहीं, ये डिफरेंट है, तो OQ हमारे पास ये हो जाएगा।
कि ओ क्यू फिर का ओ आंसर। क्यू इज इक्वल टू ओ पी माइनस पी क्यू नहीं होना चाहिए? माइनस का मतलब होगा कि हम क्यू से पी की तरफ आ रहे हैं। पी क्यू का मतलब है ना, हम पी से क्यू पे जा रहे हैं। माइनस ऑफ पी क्यू का मतलब होगा कि हम क्यू से पी की तरफ आ रहे हैं। तो आपको ओ से क्यू पे पहुंचना है ना, तो आप पहले ओ से पी पे जाएं, फिर पी से क्यू पर आए। ओ पी प्लस पी क्यू। सही। तो ये ओ क्यू का आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्यू आर इज 2 टाइम्स ओ क्यू। सही। तो इसका मतलब है कि क्यू आर किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम्स 1/2 बी प्लस ए अपॉन 3। इसका मतलब है क्यू आर इज बी प्लस ए अपॉन 3। ये रिलेशन जो हमें गिवन था उससे हमने इसको ए बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब हमें प्रूव ये करना है कि ए आर इज पैरेलल टू पी बी। ए आर इज पैरेलल टू पी बी। अच्छा, पैरेलल होना कैसे प्रूव करेंगे? ओ ए और ओ बी हमें गिवन। ए क्यू आर के लिए हमारे पास आ गया, ठीक है। तो सही, ए आर। अच्छा, अगर हम ए आर के लिए वेक्टर बनाएं तो ए आर इज इक्वल टू ओ आर माइनस ओ ए। सही। अच्छा, ओ आर का मतलब क्या होगा कि आप ओ से क्यू पर आए और फिर क्यू से आर तक आए, तो ओ आर हो गया, माइनस ओ ए हो गया। ओ क्यू का आंसर हमारे पास था 1/2 टाइम्स बी प्लस ए अपॉन 3 प्लस बी प्लस ए अपॉन 3 क्यू आर के लिए, माइनस ओ ए का आंसर सिंपल ए है। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ से अगर हम b प्लस ए अपॉन 3 को करें कॉमन, तो 1/2 प्लस 1 माइनस ए, जो कि बनेगा b प्लस ए अपॉन 3 टाइम्स 3/2 माइनस ए। अच्छा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3b/2 प्लस ए अपॉन 2 माइनस ए, तो ये बनेगा 3 टाइम्स b/2 माइनस ए अपॉन 2। यहाँ से अब हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3b माइनस ए ये आ गया। अच्छा, अब ये आपके पास आंसर है ए आर का। ए आर के साथ अगर मैं पी बी का आंसर लिख दूं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, तो वो क्या था, b माइनस ए अपॉन 3। वो था b माइनस ए अपॉन 3। तो ये ए आर का आंसर है। पैरेलल तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, ये कर सकते हैं कि हम इसको ना उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। मिसाल के तौर पर मैं 1/2 के साथ 3/3 से मल्टीप्लाई करवा लूँ, तो 3/2 को मैं बाहर रखता हूँ और ये जो नीचे वाला 3 है इससे मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ अंदर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए अपॉन 3। तो ये आपके ए आर का आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें, पी बी का आंसर है b माइनस ए अपॉन 3, ए आर का आंसर भी b माइनस ए अपॉन 3, और उसके शुरू में 3/2 लगा हुआ है। तो चूंकि ये ए और बी की फॉर्म दोनों में सेम है,
तो हम कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं। अलबत्ता इनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हैं, क्योंकि ए आर को ना हम यूं भी लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स पी बी। तो दोनों मैग्नीट्यूड दोनों का की डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल हैं, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड का फर्क है, क्योंकि ये जो ए आर है ना ये बड़ा वाला वेक्टर है और पी बी छोटा वेक्टर है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए आर इज पैरेलल टू पी बी। अगर ए बी की फॉर्म दोनों के लिए डिफरेंट होती तो फिर हम कहते कि ये पैरेलल नहीं है, लेकिन अगर ए बी की फॉर्म दोनों के लिए सेम है और सिर्फ नंबर्स का फर्क आ रहा है शुरू में, तो वो सिर्फ उनके डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स को शो करता है। और अगर वो शुरू के नंबर्स का भी फर्क ना हो तो हम कहेंगे कि दोनों इक्वल भी हैं और दोनों पैरेलल भी हैं। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों जो है ना वो पैरेलल प्रूव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, जी एक्स एक फंक्शन गिवन है। सबसे पहले हमें जी ऑफ 2 फाइंड करना है, और जी ऑफ 2 फाइंड करने के लिए बस हम ये करेंगे कि जी के फंक्शन में जहाँ एक्स आ रहा था वहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 14/4 - 1, जो कि 7/2 - 1 हो जाएगा। 2 का एलसीएम 7 - 2, तो आपके पास 5/2। इसको आप 2.5 भी लिख सकते हैं और आप इसको 5/2 भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने बहरहाल इसको 2.5 लिख दिया। अच्छा, अब आपको जी इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो जी एक्स आपके पास क्या था, 7x/4 - 1। सबसे पहले आपने इसको y की फॉर्म में लिखा। दूसरा काम आपने ये किया कि आपने y और x को इंटरचेंज किया, तो ये इस तरह से हो गया। अब आखिरी काम बस आपको ये करना है कि आपने y को सब्जेक्ट बनाना है। तो x + 1 is 7y/4, 7y is 4 times x + 1, so y is equal to 4/7 times x + 1. So G inverse is also equal to 4/7 into x + 1। सही है, वही जो हमने स्टेप्स सीखे हुए कि पहले हम फंक्शन को y में, फिर x और y को इंटरचेंज करते हैं और आखिर में y को बस सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इनवर्स बन जाता है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि f of t is equal to 6, यानी fx में x की जगह कोई वैल्यू t पुट की है और आंसर 6 आ रहा है। तो f of t का मतलब क्या होगा, f of t का मतलब होगा कि आपके पास 3 टाइम्स x - 2 था, उस x की जगह आपने t पुट कर दिया, तो आंसर 6 के इक्वल आ रहा है। तो 3t - 6 is equal to 6, t is equal to 12/3। तो इसका मतलब है कि t का आंसर 4 आ जाएगा। लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि फंक्शन यानी f of 7x/4 - 1 is equal to p times x plus q, फाइंड p and q। अच्छा, आप देखें fx क्या था आपके पास, ये था 3 टाइम्स x - 2। अब मैं x की जगह पर एक पूरा एक्सप्रेशन पुट कर रहा हूँ जो कि है 7x/4 - 1। राइट साइड पे भी यही होगा, हम x की जगह पर ये पूरा एक्सप्रेशन यानी 7x/4 - 1 पुट कर देंगे। तो 3 टाइम्स 7x/4 - 3 ये बन गया। अब आप डायरेक्ट भी एलसीएम कर सकते हैं अभी से, या आप 3 से मल्टीप्लाई करके कर लें। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करके कर लेता हूँ, -9। और अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम आ जाएगा 21x - 36। और बल्कि हाँ, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं थी, इसको हम डायरेक्टली ही शो कर सकते हैं। तो बस मैं ये कर रहा हूँ कि 21/4 टाइम्स x ये लिख रहा हूँ और प्लस के बाद में -9 लिख रहा हूँ। ये वाली जो फॉर्म है ये px + q से कंपेरेबल है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो p का मतलब बनेगा 21/4 और q का मतलब बनेगा -9।
इस तरह से कंपैरिजन के जरिए से हमें P और Q का आंसर पता चल रहा है। ठीक है जी, ये पेपर कंप्लीट हो गया।